कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना पूरा जीवन एक ही गांव में बिताया हो, उसी घर में जन्म और बुढ़ापा देखा हो। वह अपने दिनों को चिह्नित करने के लिए कैलेंडर की ओर नहीं देखता। उसे पता होता है कि वसंत आ गया है जब फूल खिलते हैं, और शरद ऋतु तब आती है जब पेड़ों पर फल लद जाते हैं। उसके लिए समय किसी सरकार या घड़ी से नहीं चलता, बल्कि प्रकृति ही उसकी घड़ी है। ऐसा ही था प्राचीन रोमन कैलेंडर का मिजाज, एक व्यवस्था जिसे रोमुलस ने आरंभ किया था, जो चंद्रमा और कृषि चक्र पर आधारित थी। रोमन वर्ष मार्च के महीने से शुरू होता था, जब बुवाई होती थी, और दिसंबर में समाप्त होता था, जब फसल कटाई होती थी। सर्दी के महीने, उन्हें गिना ही नहीं जाता था, 2 महीने खाली। उस कैलेंडर में 10 महीने थे, 6 महीने 30 दिनों के और 4 महीने 31 दिनों के, कुल मिलाकर 304 दिन। लेकिन चंद्रमा अपने ही नियम से चलता है। हर चंद्रमास लगभग 29 दिन और आधा होता है, और क्योंकि हर महीना अमावस्या से शुरू और खत्म होता था, एक दिन 2 बार गिना जाता था। असल में उनके पास 295 दिन थे, लेकिन उन्होंने 304 गिने। आज भी इन महीनों के नामों में इसका प्रमाण है। क्विंटिलिस, बाद में जुलाई, सेक्सटिलिस, बाद में अगस्त, और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जो क्रमशः 7वां, 8वां, 9वां और 10वां महीना है। तो जनवरी और फरवरी कहाँ थे? ये जोड़े गए थे नूमा पोम्पिलियस द्वारा, जो रोम के दूसरे राजा थे, लगभग 700 ईसा पूर्व में। कैलेंडर को पूरा करने के लिए उन्होंने 50 दिन जोड़े, जिन्हें 2 सर्दी के महीनों में विभाजित किया गया। प्रत्येक को 28 दिन दिए गए। लेकिन रोमवासी अंधविश्वासी थे और सम संख्याओं को अशुभ मानते थे। इसलिए जनवरी में एक दिन और जोड़ दिया गया, जिससे वह 29 दिन का हो गया। फरवरी 28 दिनों का ही रहा, और इसे शुद्धिकरण के लिए समर्पित किया गया। अब हर महीने में विषम संख्या के दिन हो गए थे। यह एक सुंदर संरचना थी, लेकिन प्रकृति के साथ मेल नहीं खाती थी। चंद्रमास होता है 29 दिन और आधा, और सौर वर्ष लगभग 365 और एक चौथाई दिन, यानी 11 दिन का फर्क। यदि अतिरिक्त दिन ना जोड़े जाएं, तो कैलेंडर और मौसम असंतुलित हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो रोम में 14 मार्च 190 ईसा पूर्व को देखा गया था, वह रिकॉर्ड में 11 जुलाई को दर्ज हुआ। एक और ग्रहण यूनान में 21 जून को दर्ज किया गया, 3 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इंटरकलेशन, यानी अतिरिक्त दिन जोड़ना, अक्सर टाला जाता था या भुला दिया जाता था। पादरी, जिन्हें कैलेंडर संभालना होता था, इसे अशुभ मानते थे, और युद्ध के समय तो वे इसे पूरी तरह टाल देते थे। और इससे भी बुरा, कैलेंडर को राजनीतिक हथियार बना लिया गया। 55 ईसा पूर्व में बिबुलस, जो जूलियस सीजर के सहदूत थे, उन्होंने साल के बाकी सभी दिनों को अवकाश घोषित कर दिया, ताकि सीजर की योजनाएं रुक जाए। पहले वर्ष मार्च से शुरू होता था, लेकिन 153 ईसा पूर्व में इसे जनवरी कर दिया गया, ताकि नए दूत पहले से पदभार संभाल सके। जब जूलियस सीजर सत्ता में आए, 46 ईसा पूर्व में, तब तक कैलेंडर मौसम से लगभग 3 महीने पीछे चल रहा था। त्योहार मनाए जा रहे थे, जबकि फसल अभी तैयार भी नहीं हुई थी। अलेक्जेंड्रिया के खगोल शास्त्री सोसिजेनस की मदद से सीजर ने एक नई व्यवस्था शुरू की। उन्होंने 90 दिनों की कमी को पूरा किया, और वह वर्ष बन गया 445 दिन का। इतिहास में इसे कहा गया भ्रम का अंतिम वर्ष। सुधार कुछ ऐसे हुए। 24 फरवरी के बाद 27 अतिरिक्त दिन जोड़े गए। उस महीने के अंतिम 4 दिन हटा दिए गए। 2 और अतिरिक्त महीने, एक 33 दिन का और एक 34 दिन का, नवंबर और दिसंबर के बीच जोड़े गए, और फिर बाकी महीनों को फिर से गिना गया। अब नया जूलियन कैलेंडर था, लगभग 365 दिन का। सर्दी जनवरी, फरवरी और मार्च 90 दिन। वसंत अप्रैल, मई और जून 91 दिन। गर्मी जुलाई, अगस्त और सितंबर 92 दिन। शरद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 92 दिन। सौर परिवर्तन अब तय हुए। शीत अयनांत 25 दिसंबर, वसंत विषुव 25 मार्च, ग्रीष्म अयनांत 24 जून, शरद विषुव 24 सितंबर, और वर्ष अब आधिकारिक रूप से शुरू हुआ 1 जनवरी 45 ईसा पूर्व को। लेकिन सुधार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब जूलियस सीजर की हत्या हुई,
44 ईसा पूर्व में। तब लीप वर्ष का नियम समझने में त्रुटि हो गई। पादरियों ने गलती से हर 3 साल में एक लीप वर्ष जोड़ना शुरू कर दिया, जबकि हर 4 साल में होना चाहिए था। इससे साल में अतिरिक्त दिन जुड़ गए और कैलेंडर फिर बिगड़ने लगा। 8 ईसा पूर्व में सम्राट ऑगस्टस ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अगले 12 वर्षों तक कोई लीप वर्ष नहीं जोड़ा ताकि त्रुटि ठीक हो सके। उनके सम्मान में सेक्सटिलिस यानी छठा महीना का नाम बदलकर अगस्त रखा गया और चूंकि जुलाई, जो जूलियस के नाम पर था, 31 दिन का था, ऑगस्टस ने भी अपने महीने को 31 दिन का करवा दिया। इसके लिए फरवरी से एक दिन घटा दिया गया और वह बना सबसे छोटा महीना। इस तरह जूलियस और ऑगस्टस दोनों सम्राटों के प्रभाव में आज का ज्ञात कैलेंडर रूप लेने लगा। परंतु यह प्रणाली भी परिपूर्ण नहीं थी। सौर वर्ष वास्तव में 365.25 नहीं है, यह है 365.2422 दिन, यानी हर वर्ष 11 मिनट की अतिरिक्त गणना। धीरे धीरे यह बड़ा फर्क बन गया। 15वीं शताब्दी तक वसंत विषु मार्च 31 के बजाय 10 दिन पहले आने लगा था। ईस्टर, जो इसी पर आधारित होता है, जल्द मनाया जाने लगा। इसीलिए 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने निर्णय लिया। 4 अक्टूबर के तुरंत बाद आया 15 अक्टूबर। 10 दिन कैलेंडर से हटा दिए गए। साथ ही लीप वर्ष के नियमों में बदलाव हुआ। हर 4 वर्षों में एक लीप वर्ष होगा, लेकिन यदि कोई वर्ष 100 से समाप्त होता है तो वह केवल तभी लीप वर्ष होगा जब वह 400 से विभाजित हो सके। इसलिए 1600 और 2000 लीप वर्ष थे, लेकिन 1700, 1800 और 1900 नहीं थे। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर, वही जिसे आज हम सब उपयोग करते हैं, बन गया वैश्विक मानक। लेकिन इतिहासकार पुराने दस्तावेजों के लिए अब भी जूलियन या रिपब्लिकन दिनांक का ही प्रयोग करते हैं। इंग्लैंड, आयरलैंड और उनके उपनिवेशों ने इसे अपनाया केवल 1752 में। उस वर्ष 2 सितंबर के बाद आया 14 सितंबर। 11 दिन बस गुम हो गए। अब आइए बात करें, एडी और बीसी का अर्थ क्या है। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है हमारे प्रभु के वर्ष में। यहाँ प्रभु का अर्थ है ईसाई धर्म की मिथकीय हस्ती यीशु मसीह, जिन्हें मृत से पुनर्जीवित माना जाता है। किसी समय एक ईसाई पादरी डियोनिसियस ने ईस्टर की तिथि तय करते समय वर्ष को घोषित किया। 525 वर्ष बीत चुके थे मसीह के अवतरण के बाद, परंतु उन्होंने यह संख्या कैसे तय की, कोई नहीं जानता। इसी आधार पर बीसी शब्द प्रचलन में आया, अर्थ क्राइस्ट से पहले। आज यह प्रणाली व्यापक रूप से स्वीकृत है, लेकिन इसे धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए अब इसे कहते हैं। एडी को अब सीई यानी कॉमन एरा कहा जाने लगा है और बीसी को बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। लेकिन भ्रम में न रहे, नाम भले बदल गए हों, पर आधार वही है, ईसाई पौराणिकता। यह किसी खगोलीय घटना पर आधारित नहीं, न ही इसका कोई सार्वभौमिक ऐतिहासिक महत्व है। यह एक सांस्कृतिक कल्पना है, न कि कोई वैज्ञानिक या वैश्विक सहमति। फिर भी यही कल्पना बन गई है हमारा समय मापने का आधार।